फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी यूनिक एजुकेशन में। कल वाला जो अपना टॉपिक था द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, उसके अंदर अपन ने एक चीज़ सीखी थी कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या थी। और उसमें अपन ने इनमें ये तय किया था कि अपना जो अगला वीडियो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा कि एलोबरेट करेंगे अपन इसको कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ स्टेटमेंट। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट है वो है व्हाट इज अ सेंटेंस। कल अपन ने पढ़ा था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस कंप्लीट सेंस। सेंटेंस बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस। केवल शब्द होने से कुछ नहीं होगा, अगर उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, उनका अगर कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। मतलब शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें सेंस हो, जिसका अर्थ निकले, जिसका मीनिंग निकले, जो स्पीकर है जो कहना चाहता है, जो डिनोट करना चाहता है, बिल्कुल उसी सेंस में समझ में आए जिस सेंस में स्पीकर कहना चाहता है, ऑडियंस को उसी सेंस में अगर समझ में आए तो अपन उसको मानेंगे कि वो क्या है, सेंटेंस है। सेकेंड जो चीज है स्टेटमेंट। अब सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है ये अपन इस टॉपिक के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन एक बार बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी सेंटेंस अपन स्कूल में जो पढ़ते आए हैं, चार प्रकार के सेंटेंस अपने स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, विद्यालय में अपने को यही पढ़ाया गया है। और मैंने उस टाइम भी यही कहा गया था वो केवल ग्रामेटिकली आपको नॉलेज देने के लिए है। आप सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाओ, उसके लिए आपको चार प्रकार से सेंटेंस वो पढ़ाए जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास सेंटेंस पांच प्रकार के होंगे, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस रहेगा असर्टिव सेंटेंस। याद रखिएगा इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है। असर्ट का मतलब, असर्टिव जो वर्ड है वो असर्ट नाम की वर्ब से बना है। इसका अर्थ होता है दावा करना, टू क्लेम। अपन जो वाक्य बोल रहे हैं उससे ऐसा लगता हो कि जैसे अपन किसी चीज का कुछ दावा कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ क्लेम कर रहे हैं या फिर कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये नाम भले नया लग रहा हो लेकिन इस सेंटेंस से हम बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ है। और या ये समझ लो कि ये एकदम बेसिक सेंटेंस है। इसको अगर अपन और एक्सप्लेन करें तो ये दो तरह के सेंस देता है। ये पॉजिटिव सेंस भी देता है, ये नेगेटिव सेंस भी देता है। कोई भी ऐसा दावा किया जाए, ऐसा कुछ बताया जाए, कुछ क्लेम किया जाए, चाहे पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव सेंस में हो, तो उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से अलग है, बहुत ही आसान वाला सेंटेंस है ये। अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, he was going to school, he was going to school। ये was नहीं होता, was होता है। ध्वनि इसकी य ज नहीं होती, य ज की ध्वनि होती है। he was going to school, वह विद्यालय जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा,
देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन, हम कैसे माने कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कोई एडवाइस नहीं है, इस सेंटेंस में कोई सजेशन नहीं है, इस सेंटेंस में कुछ भी प्रोपोजल जैसा भी कुछ नहीं है, ये सेंटेंस किसी भी प्रकार से ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई इच्छा नहीं है, ब्लेस नहीं है, कर्स नहीं है, और इस सेंटेंस में किसी प्रकार की एक्सक्लेमेशन भी नहीं है। कहने का मतलब ये उन हर तरह के सेंटेंस से परे है, ये एकदम सिंपल वे में कुछ कह रहा है, कुछ क्लेम कर रहा है, कुछ दावा कर रहा है, कुछ बता रहा है। वो मान लो कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, अब दो जने बैठे थे, एक तीसरा व्यक्ति सामने से निकल रहा था, जो दो बैठे थे उनमें से एक ने दूसरे को कहा कि वह विद्यालय जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, तो ये एक क्लेम किया जा रहा है कि वो स्कूल जा रहा था। इस वजह से यह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस आएगा। इसको नेगेटिव सेंस में अगर अपन लिखें, He was not going to school, वह विद्यालय नहीं जा रहा था। सेंटेंस एक ही जैसे हैं, फर्क इतना ही है, ये पॉजिटिव वे है, ये निगेटिव वे है, ये सकारात्मक वाक्य है, ये नकारात्मक वाक्य है। इन दोनों को ही अपने को असर्टिव सेंटेंस में काउंट करना है। और अपन स्कूल में जो 4 सेंटेंस पढ़ते थे उनमें से 2 सेंटेंस तो यही हो गए, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस है वो कुछ क्लेम करता है, कुछ डिक्लेयर करता है, दावा करता है, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का क्लेम आ सकता है, दोनों प्रकार की असर्शन आ सकती है। सेंटेंसेस के अंदर जो अगले प्रकार का सेंटेंस अपने सामने आता है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो इंटेरोगेट करते हो, ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन पूछते हो, उन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अपन ने स्कूल के अंदर छोटी क्लासेस के अंदर अपन ने 4 प्रकार के जो वाक्य पढ़े हैं, वो 4 प्रकार के वाक्य यहाँ क्लियर हो जाते हैं। हमारा एक प्रकार का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस था, इस सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस आ गए। दूसरा जो सेंटेंस अपने सामने आता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेगेटिव क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो नेगेटिव वे में कहा गया हो, पूछा गया हो, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आ गया। यहाँ पे एक वर्ब है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, कुछ इंक्वायरी करना। समथिंग की मीनिंग को थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, इग्नोर कीजिए इसको। अब इसके आगे अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। ये डिफरेंट एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं, ये इसको और क्लियर करने के लिए ही लिखे गए हैं। अपना जो पहले प्रकार का सेंटेंस जो अपन ने लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर वो है व्हाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें नॉट नहीं है। क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, जनरल पूछताछ की गई है, जनरल इंटरोगेशन किया गया है, जनरल इंक्वायरी की गई है कि तुम वहां पे क्यों जाते हो, तो अपन इसको केवल क्वेश्चन वाली श्रेणी में लेंगे, केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में ही लेंगे। दूसरा तरीका जो सेंटेंस है वो है व्हाई डू यू नॉट गो देयर। अब देखो यहां पर करीब करीब सिमिलर से 2 सेंटेंस लिखे हैं मैंने। एक लिखा है व्हाई डू यू नॉट गो देयर, दूसरा लिखा है व्हाई डोंट यू गो देयर। 2 शब्दों का फेरबदल है केवल। एक में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया हुआ है, यू के बाद में किया हुआ है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में जो नॉट का प्रयोग है वो सब्जेक्ट यू से पहले किया हुआ है। लेकिन इसमें मीनिंग में बहुत फर्क आ जाता है। अगर आप कहते हो व्हाई डू यू नॉट गो देयर, तो इसमें कहा गया है कि तुम वहां पे क्यों नहीं जाते हो। मान लो कोई बंदा है किसी पर्टिकुलर जगह पे जाता नहीं है, तो उसको पूछा जाता है कि तुम वहां पे क्यों नहीं जाते हो। ये एक जनरल क्वेश्चन ही है, नेगेटिव सेंस में है, नॉट का प्रयोग करके किया गया है। नॉट का प्रयोग अगले सेंटेंस में भी है व्हाई डोंट यू गो देयर, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग है, जो सेंस निकल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो तो कह रहा है तुम वहां पे क्यों नहीं जाते हो, ये कह रहा है तुम वहां पे जाते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं तुम वहां पे जाओ। इसका सेंस निकल रहा है क्यों नहीं तुम वहां पे जाओ। जैसे मान लो कोई आदमी है, उसको किसी कोई पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है,
मान लो उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने जगह जगह उसका इलाज ढूंढ लिया, पर उस प्रॉब्लम का कहीं इलाज मिला नहीं। वो एक दूसरे व्यक्ति के पास गया और वो व्यक्ति उसको सजेस्ट करता है कि तुम वहां पे क्यों नहीं जाते हो। अगर ऐसा कुछ कहना हो तो व्हाई डू यू नॉट गो देयर के बजाय व्हाई डोंट यू गो देयर। ये ऐसा मान लो कि इट्स ए काइंड ऑफ सजेशन, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन बट इन ए इंटरोगेटिव वे, एक क्वेश्चन वे के अंदर ये सजेशन दिया गया है, व्हाई डोंट यू गो देयर। इसके बाद में अगर अपन देखें तो डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो। अब इसमें खास क्या है, इस सेंटेंस में खास ये है कि इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बिना किसी WH वर्ड का प्रयोग किए हुए। अच्छा, WH वर्ड क्या होते हैं क्वेश्चन बनाने के, और कौन कौन से तरीके होते हैं, उसको अपन और एलोबरेटली पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो अपना रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये समझना है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, तो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस और फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है उसमें इतना ही डिफरेंस है कि उसमें एक WH वर्ड वाई का प्रयोग किया गया है, जो कि रीजन पूछता है, जो कि रीजन पूछता है। लेकिन ये जो सेंटेंस मैंने नंबर 4 पे लिखा है डू यू गो देयर, इसमें कोई रीजन नहीं पूछा गया है, इसमें हाँ या ना पूछा गया है। ये पूछा गया है डू यू गो देयर, क्या तुम वहां पे जाते हो। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। ये सेंटेंस यहां तक तो समझ में आ गया। लास्ट प्रकार का जो अपने पास सेंटेंस आता है वो है यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। डोंट यू, क्या नहीं जाते, तुम वहां पे जाते हो। डोंट यू, क्या तुम वहां पे नहीं जाते। ये जो इतना सा पार्ट है, ये जो इतना सा पार्ट है जिसने एक क्वेश्चन प्रोड्यूस किया है, ये जो इतना सा पार्ट है, इस पार्ट को अंग्रेजी जो ग्रामर है उसके अंदर क्वेश्चन टेक बोला जाता है। टेक का मतलब होता है टांकना, टेक का मतलब होता है टांकना। यहां आपने क्या किया, ये एक सेंटेंस था जो कि असर्टिव सेंटेंस था, जो कि एक आंसर था, उसके साथ में अपन ने एक क्वेश्चन को टेक कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। ये भी जरूरी है कि उत्तर के साथ ही, आंसर के साथ ही, एक असर्टिव सेंटेंस के साथ ही एक क्वेश्चन क्यों टेक किया गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन टेक का होल एंड सोल एक ही पर्पस होता है, कंफर्मेशन जानना। कंफर्मेशन जानने के लिए ही, कंफर्मेशन जानने के लिए ही क्वेश्चन को टेक किया जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये समझ लो, अगर यहां जो सेंटेंस है, जो असर्टिव सेंटेंस है, अगर यहां वाला सेंटेंस पॉजिटिव वे में कहा गया है तो यहां जो क्वेश्चन टेक आएगा वो नेगेटिव सेंस में आएगा। और अगर यहीं पे जो असर्टिव सेंटेंस था वो नेगेटिव वे में कहा हुआ होता, मतलब यहां पे यू गो देयर के बजाय यू डोंट गो देयर आता, तो आगे जो क्वेश्चन टेक होता वो नेगेटिव क्वेश्चन के बजाय केवल क्वेश्चन रहता, डू यू आ जाता इसके अंदर। ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट जो सेंटेंस अपने सामने लिखा हुआ है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो जिनका जो भाव हो वो ऑर्डर का हो, कमांड का हो, ऑर्डर का हो, कमांड का हो, या रिक्वेस्ट का हो, एडवाइस का हो, या सजेशन या प्रपोजल का हो, तो ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ये क्या होता है, इन सेंटेंसेस के अंदर खास बात ये होती है कि अपन जो असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें अपन एक फॉर्मेशन फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जो अपनी एक फॉर्मेशन होती है जो असर्टिव सेंटेंस के अंदर अपन फॉलो करते हैं, ये जो फॉर्मेशन है इसका एक तरीके से ये एक्सेप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ये कोई क्लेम नहीं कर रहे, कुछ असर्ट नहीं कर रहे, ये कुछ दावा नहीं कर रहे, डिक्लेयर नहीं कर रहे, ना ही ये किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं। ये वाक्य से ये पता चलेगा कि जो इसका स्पीकर है वो इसका जो ऑडियंस है उसको ऑर्डर कर रहा है या कमांड दे रहा है, या उसमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, या किसी प्रकार की कोई सलाह दी जा रही हो। और
या फिर उसमें किसी प्रकार का सुझाव या प्रस्ताव हो। और इन सब की जो पहचान करना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर वो ऑर्डर या कमांड शो कर रहा है, तो वो समझ में आ जाएगा आपको कि वाक्य आपको शुरू मिलेगा वी फर्स्ट सेंट। वर्ब जो होती है, वर्ब से शुरू सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू सेंटेंस है, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस की ही कैटेगरी में आएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू सेंटेंस है तो। दूसरा जो इंपेरेटिव के अंदर जो दूसरा मूड होता है, जो दूसरा एक पॉइंट होता है, वो है रिक्वेस्ट वाला वाक्य। ऐसे वाक्य जो रिक्वेस्ट पैदा करते हो, जो रिक्वेस्ट शो करते हो, वो सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस की ही कैटेगरी में आते हैं। इन सेंटेंसेस को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन सेंटेंसेस में ज्यादातर मौकों पे प्लीज या काइंडली ये वर्ड मिलते हैं। अगर किसी से कोई सेंटेंस है जो प्लीज या काइंडली से शुरू है, तो वो जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, रिक्वेस्ट शो करने वाला। याद रखिएगा, जो प्लीज है वो रिक्वेस्ट कहने का, रिक्वेस्ट करने का इनफॉर्मल वे है, और अगर काइंडली वर्ड आ रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो रिक्वेस्ट है वो फॉर्मल वे में की गई है। इनफॉर्मल और फॉर्मल में रिक्वेस्ट का ये फर्क हुआ कि जैसे मान लो कोई जान पहचान वाला है, परिवार वाला है, दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उससे अगर अपन किसी प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे अपन प्लीज का प्रयोग करेंगे, वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी। और इसी के बजाय अपने काम धंधे में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, कहीं पे स्कूलों में, कॉलेज में, ऑफिसेज में अगर अपन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे प्लीज के बजाय बेटर रहेगा हम प्रयोग करें काइंडली का, क्योंकि वहां पे अपना जो वे होता है वो फॉर्मल वे होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर तीसरे प्रकार का जो वाक्य आता है वो एडवाइस वाला वाक्य है। याद रखिएगा, एडवाइस वाले वाक्य में करीब करीब आपको वाक्य के अंदर शुड मिल जाएगा। अगर वाक्य में शुड आ रखा है तो वो एडवाइस दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है वो ये कि ऐसे वाक्य जो सजेशन या प्रपोजल शो करते हो, ऐसे वाक्य जो प्रस्ताव शो करते हो, ऐसे वाक्य जो सुझाव शो करते हो, ऐसे वाक्य अक्सर आपको शुरू मिलेंगे लेट। ये लेट एक बहुत बड़ी बीमारी है अपने अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। इसको किसी दिन अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अपना कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे कि लेट क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, कब वो सजेशन शो करता है, कब प्रोपोजल शो करता है, और कब वो एक्सेप्शनली अपने को रिक्वेस्ट या ऑर्डर शो करने लग जाता है। इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस 3-4 प्रकार के पढ़ लिए अपन ने। ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट आ जाती है, एडवाइस आ जाती है, और सजेशन या प्रोपोजल। एक छोटी सी बात बता देना, मैं यहाँ पे और जरूरी समझता हूँ। एडवाइस जो वर्ड है, this word is totally different from advice। advice जो वर्ड है वो एक नाउन होती है। advice जो वर्ड है वो नाउन होती है। नाउन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको क्लियर कर लेंगे कि ये किस प्रकार की नाउन है। फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका प्रयोग अपन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। कई बार ये लिखा जाता है कि यह सलाह दी जाती है, यह सलाह दी जाती है, इसका कई बार गलती से अपन गलत प्रयोग कर लेते हैं और अपन लिख देते हैं एडवाइस्ड, जो कि टोटली गलत है। यहां पे अगर आपने लिखा है इट इज एडवाइस्ड तो ये गलत है। अगर आपने ये लिखा है तो ये भी गलत है। अगर आपने इट इज एडवाइस्ड लिखा है तो ये गलत है। अगर आपने इट इज माई एडवाइस लिखा है वो भी गलत है, क्योंकि यहां पे जहां वर्ब आनी चाहिए थी वहां पे आपने वर्ब के बजाय कौन सा वर्ड यूज किया है? नाउन वर्ड यूज किया है, तो ये ऐसे गलत हो गया। और इस वाक्य में जहां जरूरत थी अपने को नाउन यूज करने की, वहां पे आपने यूज की है वर्ब, तो ये यहां ऐसे भी गलत है। तो इसके बजाय अगर अपने को सही करना हो तो ये एडवाइस्ड के बजाय एडवाइस्ड बन जाएगा, और इसको एडवाइस के बजाय अपन
एडवाइस यूज करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक पॉइंट ये था कि ऑर्डर और कमांड के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर। पॉजिटिव ऑर्डर अक्सर शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जो नेगेटिव ऑर्डर है वो आपको शुरू मिलेंगे डोंट से। जरूरी नहीं केवल डोंट से हो, अगर नेवर से शुरू है, डोंट एवर से शुरू है, डू नॉट एवर से शुरू है, तो भी वो इंपेरेटिव सेंटेंस की ही कैटेगरी में आएगा, ऑर्डर या कमांड ही शो करेगा। अब जो नेक्स्ट टाइप का अपने पास सेंटेंस आता है वो सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि इस वाक्य में, इस तरह के वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा जाहिर की जाती है। इच्छा जाहिर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। विश होता है, विश को डिजायर भी कहते हैं। ब्लेस भी एक प्रकार की इच्छा ही है। कर्स आ जाता है। ये जो वाक्य हैं डिजायर, ब्लेस, फेयरवेल शो करने वाले जो वाक्य होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आएंगे। ग्रीटिंग शो कर रहा है, अभिवादन हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो भी अपने सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आएंगे। विश का मतलब इच्छा करना होता है। डिजायर, ब्लेस, इस ये जो डिजायर है, ब्लेस है, विश है और कर्स है, इनको डिटेल में इनका डिफरेंस क्या है वो अपन पढ़ेंगे जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंदर इनको और भी अपने को वैसे भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर जो फीलिंग्स हैं, वाक्य जो शो कर रहे हैं, मूड शो कर रहे हैं, उनको जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे वाक्यों में आप इतना जान लीजिए कि ऐसे वाक्य दो तरीके से शुरू होते हैं। एक तो ये में से शुरू होते हैं, दूसरा ये बिना में से भी शुरू हो सकते हैं। मतलब इनमें जो बिना में से शुरू है, में से शुरू नहीं, दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो में से शुरू है, एक में से शुरू नहीं है। आपने पढ़ा होगा मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा आपने पढ़ा होगा गॉड ब्लेस यू। दोनों ही ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस में से शुरू हो रहा है, दूसरा में से शुरू नहीं हो रहा है। अक्सर अपन ने देखा है, ये जो लिटरेचर है अंग्रेजी की, उसके अंदर ये भी पाया जाता है कि में से जो शुरू सेंटेंस है उनके अंदर अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है, जबकि जो में से शुरू नहीं है उनके अंदर एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार की फीलिंग्स देते हैं। वो में से शुरू हो भी सकते हैं, में से शुरू नहीं भी हो सकते हैं। अतः इनका जो चयन है, इनको जो अपन नाम दे तो सोच समझ के ही देना है कि वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है या नहीं है। याद रखिएगा, इसमें मे को अंडरस्टूड किया जाता है। अंडरस्टूड है ये, मतलब मैं है नहीं, अपने को मानना है। इसमें एक्चुअल में ऐसा मानना है कि मैं इसमें हिडन है। विश आगे डिजायर, ब्लेस, कर्स भी आ सकता है। किसी को श्राप देते हैं, कहने का मतलब इच्छा भी उसी वे में लो जिस वे में आपने ऑर्डर या कमांड को लिया था। ऑर्डर या कमांड जिस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, वैसे ही ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसमें भी जो इच्छा होती है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। कुछ भला करने के हिसाब से भी हो सकती है, कुछ बुरा करने के हिसाब से भी हो सकती है। तो ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब लास्ट जो 5 प्रकार के सेंटेंसेस, अपना जो आज का जो मेन एम था, उनका जो आखिरी प्रकार का सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस। याद रखिएगा, ये सेंटेंस कम एक्सप्रेशंस ज्यादा होती है इनमें। ये सेंटेंसेस मियर एक्सप्रेशन शो करते हैं, मात्र एक्सप्रेशन शो करते हैं। इन सेंटेंसेस की खास बात ये है कि ये सेंटेंस दिखने में आपको, ये सेंटेंस बिल्कुल दिखने में आपको असर्टिव सेंटेंस के जैसे ही लगेंगे, लेकिन इनमें एडिशनली आपको एक इंटरजेक्शन मिल जाएगा। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग शो करते हैं। मतलब अचानक से फीलिंग आए, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, तो वो जो सेंटेंस होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। ये सेंटेंस भी ऐसे होते हैं, जैसे अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ा कि वाक्य ये मैं से शुरू होते हैं अक्सर, लेकिन कई बार मैं नहीं भी होता है। ऐसी स्थिति में इनको मैं को अंडरस्टूड करते हैं, अपन मान लेते हैं, हिडन हो जाता है वो। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी ऐसे होंगे, कई वाक्य तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको उनमें कोई इंटरजेक्शन मिलेगा ही नहीं, बस केवल अपने को उनकी जो फीलिंग है वो कैप्चर करनी है। जरा अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। अपने पास एग्जांपल क्या है, Alice, my dog is dead। इस सेंटेंस में अपन ने देखा एक एडिशनल एक वर्ड जोड़ा हुआ है। अगर इस वर्ड को छोड़ दें अपन, my dog is dead, ये एक जनरल फैक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर इसमें Alice जो वर्ड है उसको हटा दिया जाए, my dog is dead, मैं जनरली बता रहा हूं कि मेरा कुत्ता मर गया है, मृत है। लेकिन यहां पे जब मैंने इसमें एलिस वर्ड जोड़ा तो इस वाक्य में एक सडन फीलिंग आ गई। वो जो फीलिंग थी वो फीलिंग आ गई फीलिंग ऑफ सोरो। फीलिंग ऑफ सोरो मतलब उसमें दुख की फीलिंग आ गई। एलिस का मतलब हाय ओ, इस प्रकार का ये वर्ड है जो दुख शो करता है। इस वर्ड के साथ में एक सिंबल भी और एक साइन भी लगा हुआ है जिसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क अपन ने ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यूज किया था। कई जगह आप पाओगे कि आपको इस तरह के वाक्य हैं उनमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं यूज किया हुआ पाया जाए, ऐसा भी आपको वाक्य कई बार मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे एक मियर फुल स्टॉप यूज करें तो भी काम चल जाएगा, अगर आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहे हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा उस टाइम आप ये गलती ना कर दो कि भाई एक्सक्लेमेशन साइन जो लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो लगा हुआ है, उसकी वजह से आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना समझ लो, ऐसी स्थिति ना आ जाए। इसलिए वाक्य की फीलिंग समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो मैं से शुरू है फिर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है तो आप उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में लीजिएगा, और अगर उसमें मात्र ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, मैं नहीं है, कोई दूसरा इंटरजेक्शन दिया हुआ है, तो फिर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। अब इंटरजेक्शन जो वर्ड है इट्स ए पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें कई तरह के वर्ड आते हैं, जैसे एलिस आया है वैसे आपको ओ, वाव, हुर्रे, वेल डन, शिट, उफ, आउच, डैम, इस प्रकार की ये एक्सप्रेशंस हैं। ये वर्ड्स नहीं है, ये एक तरीके से एक्सप्रेशन है। इनका ये जब वर्ड बोले जाते हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता है, बस उसको फील किया जाता है वो, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एंड सडन जो फीलिंग होती है ये एक्सप्रेशन से, और इन्हीं एक्सप्रेशंस को इंटरजेक्शन कहा जाता है। और अगर किसी वाक्य में इन इंटरजेक्शंस का प्रयोग किया हुआ है, इनमें से किसी एक इंटरजेक्शन का प्रयोग किया हुआ है, तो वो जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। ये तो वो कैटेगरी हो गई जिसके अंदर इंटरजेक्शन पाया जाए। मैंने पहले बता दिया आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो वो जिनके अंदर इंटरजेक्शन हो, दूसरे वो जिनके अंदर इंटरजेक्शन नहीं हो।
जैसे एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लिखता हूं, ये काफी कुछ क्लियर कर देगा। What a shot, शॉट नहीं होता शॉट, What a shot। ये जो सेंटेंस है ये शुरू what से है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। ये what से शुरू है लेकिन क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कुछ पूछा नहीं जा रहा कि क्या शॉट, बल्कि बताया जा रहा है कितना बेहतरीन शॉट है, क्या शॉट है, मतलब बहुत ही अच्छा शॉट है। तो ये जो यहाँ पे ये जो व्हाट अ शॉट, ये जो वर्ड निकले हैं, ये कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एकदम सडन से फीलिंग आई, क्रिकेटर खेल रहा है, उसने शॉट लगाया और उसके शॉट लगाते अपने मुंह से निकल जाता है व्हाट अ शॉट। तो ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि इस सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शन नहीं आया है, सिर्फ उस वाक्य के अंदर ही, उस वाक्य में इंक्लूडेड है उस वाक्य की स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। तो इस प्रकार अपन समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जो एक्सप्रेशन शो करते हो, जो स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग शो करते हो। दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरजेक्शन वाले भी हो सकते हैं, बिना इंटरजेक्शन वाले भी हो सकते हैं। कॉमन चीज दोनों के अंदर ये है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। तो इसके साथ अपने पांचों टॉपिक, ये जो पांचों अपने सेंटेंस है उनको डिटेल में अपने इनको रिवाइज कर लिया है, इनको पढ़ लिया है अपने, एक बार वापस देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कुछ असर्ट करते हैं, जो कुछ डिक्लेयर करते हैं, जो कुछ आपको बताते हैं, जनरल डिक्लेरेशन होती है, कुछ क्लेम करते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में आ सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें ये चार जो वाक्य है, इन चार प्रकार के जो वाक्यों की कोई विशेषता उसमें है नहीं, इसलिए वो असर्टिव सेंटेंस में है। दूसरा जो सेंटेंस अपने सामने आता है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव भी शामिल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस करीब करीब तीन प्रकार के मान लो आप। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो जो WH वर्ड से शुरू हो, और वो क्वेश्चन टैग हो। क्वेश्चन टैग के बारे में भी अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है, जो मात्र मेयर कंफर्मेशन जानने के लिए ही काम में लिया जाता है, उसको टैग किया जाता है। तीसरे प्रकार का जो वाक्य है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये आज्ञार्थक वाक्य माने जाते हैं, ऐसे वाक्य जो ऑर्डर देते हो, कमांड करते हो, रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेशन प्रपोजल शो करते हो, ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। चौथे प्रकार का जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस इच्छार्थक वाक्य होते हैं। यहाँ भी ये ध्यान रखिएगा कि इच्छा दोनों प्रकार की हो सकती है। ये इच्छार्थक जो वाक्य है वो नेगेटिव इच्छा भी शो कर सकता है, पॉजिटिव इच्छा भी शो कर सकता है। वो विश, डिजायर या ब्लेस भी हो सकता है, वो कर्स भी हो सकता है। और जो लास्ट प्रकार का जो सेंटेंस है वो अपने सामने है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर अपने पढ़ लिया कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग शो करते हैं। इनके अंदर इंटरजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है, और जो इंटरजेक्शन है वो इस प्रकार के वर्ड होते हैं, ये एक्सप्रेशंस होती है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसी के साथ अपने जो सेंटेंस जो टॉपिक था उस टॉपिक को अपने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब अपन जो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 या 9 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद में अपन सेंटेंस फ्रेम करना शुरू करेंगे, जिसपे अपनी पूरी ग्रामर टिकी हुई है, पूरी ग्रामर जिस पे बेस्ड है। तो इस तरह के जो ये जो टॉपिक है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे अपडेट्स पता करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।